नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही संसद में गर्माहट तेज होने वाली है। सरकार ने फैसला किया है कि पहले ही दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर दिन भर देश की चर्चा होगी। ये चर्चा गीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर रखी जा रही है, लेकिन विपक्ष पहले ही SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सत्र के शुरू से ही हंगामे के आसार दिख रहे हैं। पीएम मोदी के उस बयान के बाद विवाद और बढ़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के अहम हिस्से हटा दिए, जिससे देश में विभाजन की सोच पैदा हुई। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि बीजेपी और RSS खुद राष्ट्रीय गीत से दूरी बनाए रखते हैं। सत्र में शिक्षा, बीमा, हाईवे और परमाणु ऊर्जा से जुड़े 10 अहम बिल भी पेश होने की संभावना है। विपक्ष SIR, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग करेगा। साउथ अफ्रीका दौरे से ठीक पहले हेड कोच गौतम गंभीर के तेवर BCCI को रास नहीं आए हैं। प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पर गंभीर भड़क गए और रिपोर्टर से कहा कि वो बेवकूफ़ी भरे सवाल का जवाब नहीं देंगे और मीडिया विवाद करना चाहे तो करे। उन्होंने कुछ पूर्व क्रिकेटरों पर भी तंज कसा, ये कहते हुए कि जो लोग ना वर्ल्ड कप जीते, ना 10-15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, वही सोशल मीडिया पर राय दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक BCCI को गंभीर की भाषा और लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया और बोर्ड ने टीम मैनेजमेंट को अपनी नाराजगी जता दी है। बोर्ड ने गंभीर को याद दिलाया कि हेड कोच के तौर पर ऐसे आउटबर्स्ट टीम की इमेज पर असर डालते हैं। साउथ अफ्रीका दौरा गंभीर का पहला बड़ा विदेशी टेस्ट होगा। कर्नाटक कांग्रेस में बढ़ती खींचतान के बीच डिप्टी CM DK शिव कुमार ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि 2004 में सोनिया गांधी ने PM पद ठुकराकर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। शिव कुमार ने कहा कि उसी त्याग की वजह से आज सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस की संस्कृति हाई कमांड के फैसले को मानने की है। शिव कुमार ने KPCC अध्यक्ष पद से हटाने की मांग पर तंज कसते हुए कहा कि अगर हाईकमांड चाहे तो वो घर बैठने को भी तैयार हैं। उधर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी कहा कि पार्टी नेतृत्व जो फैसला करेगा वही सब मानेंगे। दोनों नेताओं के बीच बढ़ते मतभेदों पर हाईकमांड अगले हफ्ते दिल्ली में फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव होंगे, लेकिन परिणामों का निर्णय 50% OBC आरक्षण सीमा पार करने वाले क्षेत्रों समेत अंतिम फैसले लेने के बाद ही होगा। 27 आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर 3 जजों की बेंच 21 जनवरी 2026 को सुनवाई करेगी। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लेकिन नतीजे कोर्ट के अंतिम आदेश पर ही निर्भर रहेंगे। कुल 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में से सिर्फ 40 नगर परिषद और 17 नगर पंचायतों में 50% सीमा पार हुई है। कोर्ट ने कहा कि बाकी निकायों के चुनाव भी जारी रह सकते हैं, लेकिन परिणामों पर भी अंतिम फैसले का असर होगा। तृणमूल कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के पूरे बेंच से मिला और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। TMC नेताओं ने सीधे तौर पर कहा कि CEC के हाथ खून से सने हैं। डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी और अन्य सांसद शामिल थे। डेरेक ओब्रायन ने बताया कि उन्होंने आयोग से 5 अहम सवाल पूछे, लेकिन CEC ने एक का भी जवाब नहीं दिया। महुआ मोइत्रा ने 40 मौतों की सूची सौंपी, जिसे आयोग ने सिर्फ आरोप बताकर खारिज कर दिया। TMC का कहना है कि वे SIR प्रक्रिया के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे जिस बेवजह, बेदिल और अव्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है, उसका विरोध जारी रहेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर भारत आ रहे हैं। ये दौरा भारत रूस के स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। सरकारी बयान के मुताबिक दोनों नेता रिश्तों की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों जैसे यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व और अफगानिस्तान पर खुलकर चर्चा करेंगे। इस दौरान कई बड़े द्विपक्षीय समझौतों को अंतिम रूप दिया जा सकता है और नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी किया जाएगा। इससे पहले मोदी और पुतिन सितंबर में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने और भारत के रूसी तेल खरीदने के फैसले को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा नीति सिर्फ उपभोक्ताओं के हित में तय होती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तबीयत और सुरक्षा को लेकर जब उनके समर्थक बेचैन हैं, तब उनकी 24 दिन पुरानी पोस्ट फिर से सुर्खियों में है। 5 नवंबर को अडयाला जेल में अपनी बहन से मिलने के बाद इमरान ने एक्स पर लिखा था कि पाकिस्तान में अब संविधान नहीं बल्कि आसिम लॉ चल रहा है।
उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। इमरान ने दावा किया था कि वे और उनकी पत्नी बुशरा बीबी हर तरह की यातना झेल रहे हैं, लेकिन वो झुकेंगे नहीं। साथ ही उन्होंने साफ कहा था कि पीटीआई मौजूदा कठपुतली सरकार से कोई बातचीत नहीं करेगी, क्योंकि वो सारी ताकत एक ही आदमी के पास है। कानूनी मामलों पर भी खान ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें जेल में रखने के लिए सुनवाई की तारीखें जानबूझकर टाली जा रही हैं और अदालतों में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। ये सब मुनीर के आदेश पर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने बड़ी छलांग लगाते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत को मेजर पावर का दर्जा मिल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक ताकत, बढ़ते निवेश और खास तौर पर मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए सैन्य प्रदर्शन ने इनकी रैंकिंग मजबूत की। अमेरिका और चीन पहले 2 स्थानों पर हैं, जबकि भारत, जापान और रूस को पीछे पछाड़ चुका है। हालांकि चीन और भारत के बीच अभी भी बड़ा अंतर बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सैन्य क्षमता में लगातार सुधार दिखा है, लेकिन रक्षा साझेदारी वाले नेटवर्क में भारत 11वें स्थान पर फिसल गया है। कुल मिलाकर भारत की बढ़ती आर्थिक रफ्तार और हालिया सैन्य अनुभव ने उसकी एशिया में पकड़ और मजबूत की है। पतंजलि का घी खाते हैं तो सावधान हो जाइए। दैनिक भास्कर और भारत समाचार की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद का देसी गाय का घी लैब टेस्ट में फेल पाया गया है। खाद्य विभाग ने साफ कहा है कि ये घी खाने लायक नहीं है और इसे खाने से बीमारी या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रदेश स्तरीय लैब रुद्रपुर और राष्ट्रीय खाद्य लैब गाजियाबाद दोनों जगह जांच में घी स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं पाया गया। दैनिक भास्कर और भारत समाचार की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के बाद कंपनी पर कुल 1,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि बाजार में बेचे जा रहे पतंजलि के इस घी को तुरंत वापस लेना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि लोग सावधानी बरतें और संदिग्ध घी का सेवन न करें। नेपाल के नए 100 रुपए के नोट पर भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखाने पर भारत में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर वार करते हुए एक्स पर लिखा कि नेपाल ने अपने 100 रुपए के एक नए नोट पर जो मैप लगाया है उसमें भारत के कई इलाकों को अपना बताया है। ये हरकत कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मोदी सरकार को इस पर सख्त लहजे में नेपाल को जवाब देना चाहिए। आज मोदी सरकार की विफल विदेश नीति का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। कभी चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है तो कभी नेपाल अपने नक्शे में भारत के इलाकों को शामिल कर देता है। ये बताता है कि मोदी सरकार ने विदेश नीति के नाम पर सिर्फ रीलबाजी की है। एस जयशंकर ने आंखों से लेजर लाइट निकलवाई है और नरेंद्र मोदी ने नए पोज में फोटो खिंचवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गोवा के पुर्तगाली में 77 फीट ऊंची भगवान राम की ब्रॉन्ज प्रतिमा का अनावरण किया। ये आयोजन श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह का हिस्सा है। कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता जनता की एकता की ओर से होकर जाता है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अयोध्या राम मंदिर पर ध्वज फहराने का सौभाग्य पाया था। मोदी ने कहा कि देश एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का विस्तार और उज्जैन के महाकाल महालोक जैसे काम इसकी मिसाल है। पीएम मोदी यहां रामायण थीम पार्क का उद्घाटन करेंगे और एक स्मारक डाक टिकट व सिक्का भी जारी करेंगे। आयोजन में देश भर से 15,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मृतक हिंदू जमीन मालिकों के दस्तावेज फर्जी तरीके से बनाकर दिल्ली की मदनपुर खदर में जमीन हड़पी। ईडी के मुताबिक 2004 की एक नकली जनरल पावर ऑफ अटर्नी जीपीए का इस्तेमाल कर जमीन ट्रस्ट में ट्रांसफर की गई। जांच में पता चलता है कि जिन मालिकों के नाम जीपीए में थे वे 1972 से 1998 में ही निधन हो चुका था उनका। सिद्दीकी फिलहाल ईडी की हिरासत में है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की कथित आतंक मॉड्यूल में संलिप्तता और फर्जी यूजीसी एनएएसी दावा भी जांच का हिस्सा है। ईडी ने 25 जगहों पर रेड की और 9 शेल कंपनियों की भी जांच शुरू की है। सितंबर तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने 8.2% की ग्रोथ दर्ज की, जो विशेषज्ञों के अनुमान से कहीं अधिक है। आंकड़े ने दिखाया कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर की मजबूती ने विकास को बढ़ावा दिया। मैन्युफैक्चरिंग 9.1% और सर्विसेज सेक्टर 9.2% की दर से बढ़ा। निजी खर्च भी मजबूत रहा।
PFCE 7.9% बढ़ा। वहीं कृषि और यूटिलिटी सेक्टर धीमे रहे। Q2 में GDP मूल्य लगभग 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गई, जबकि नाम मात्र GDP 8.7% बढ़कर 85 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनाए रखता है और FY26 के दूसरे हिस्से के लिए सकारात्मक संकेत देता है। नीति निर्माता अब महंगाई और वैश्विक मांग पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो तीसरी दुनिया के सभी देशों से अमेरिका में माइग्रेशन को स्थायी रूप से रोक देंगे। ये कदम व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर हुई गोलीबारी के बाद आया है, जिसमें 20 साल की साराह बैकस्ट्रॉम की मौत हो गई। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम को सुधारने और अवैध प्रवेश को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने गैर अमेरिकियों को मिलने वाले फेडरल लाभ बंद करने और सुरक्षा खतरे वाले विदेशी नागरिकों को देश से निकालने की भी बात कही। ट्रंप ने इसे अमेरिका की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया। अमेरिका में विदेशी आबादी 5.3 करोड़ के करीब है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी।